students, welcome to digital learning platform Avinsam International School and today we are going to start class 8th history का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिए और आज हम करने वाले हैं उसी का पार्ट नंबर 3 जिसमें हम जानेंगे कि जेम्स मिल का जो कॉन्सेप्ट था उसके बाद आखिर हुआ क्या और वो कॉन्सेप्ट कहां तक एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा? पिछले पार्ट में हमने देखा कि जेम्स मिल नाम का एक बंदा था जिसका नाम जेम्स मिल था और 1817 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1817 में उस भाई साहब ने 3 वॉल्यूम का वर्क जो है अपना वो पब्लिश किया था और उसमें भाई साहब ये बोलते कि जो इंडिया है ना उस पर ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए, कब्जा जो है वो कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता इनको, ये सिविलाइज्ड नहीं है, ये सिविलाइज्ड ही नहीं है। तो इनको जो भी सिखाया है ना वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद सिखाया है, यानी इससे पहले कौन सा चल रहा था, इनसे पहले इनका डार्कनेस का समय चल रहा था। अच्छा, और उसके बाद ये बोलते हैं ये कि जो ब्रिटिशर्स है ना उनको उन पे रूल कर लेना चाहिए पूरा और वो उनके अपने कब्जे में करना चाहिए ताकि हम क्या करें, यहाँ ज्ञान का प्रकाश फैला सके। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जो यहाँ की हिस्ट्री है उसको हिंदू, मुस्लिम और इनमें ब्रिटिश में इनमें डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। और हमारे आने से पहले यहाँ का जो सिस्टम था, तानाशाही राजा थे यहाँ, जो हिंदू और मुस्लिम और थे, तानाशाही राजा थे। कौन बता रहा था? जेम्स मिल। फिर हमने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट था क्यों सही नहीं है और हम जो है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। अब से है नेक्स्ट है, यू विल हाउ एवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज व्हाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। क्योंकि इसमें क्या बोला गया था, इसमें जो जेम्स मिल की कुछ थ्योरीज हैं कि पास्ट ऐसा था, पास्ट वैसे था और जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमने क्या कर दिया, डेट दी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि हमें बता रहे हैं सर, बता रहे हैं हमें कि देखो आप कैसे ना कैसे ये चीज तो समझ जाओगे कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर हिस्ट्री की स्टडी करते हैं ना तो हमें हमारे लिए सिर्फ हाईलाइट एरियाज ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, अनहाईलाइट एरियाज है ना जहां पर जिनकी स्टडी नहीं हुई, जिनके बारे में लिखा नहीं गया है, उनको हम सोच तो सकते हैं कि वहां फार्मिंग क्लास भी था, वहां मजदूर वर्ग भी था, वो सब भी तो एग्जिस्ट करते थे। ये थोड़ी कि बस राजा थे, खाना ऊपर से गिरता था और वो फसलें ऊपर से गिरती थी, खा लेते मजे मारते, ऐसा थोड़ी है। सब क्लास के लोग थे, सफाई वाले भी चाहिए, सब चाहिए। तो उनकी लाइफ का क्या, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए इस बुक का नाम क्या है, आवर पास्ट। प्लूरल में है कि जो हमारा इतिहास है पास्ट वो कैसा है। सो हाउ डू वी नो, अब है कैसा, ये तो इन्होंने सवाल दे दिया है ना कि हमारा पास्ट ऐसा है, कैसा है, तो कैसा है ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पास्ट ऐसा है, पता चलना चाहिए। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज है, कुछ प्रूफ्स हैं और कुछ चीजें जो हमें अलग से पढ़नी चाहिए, जिसका बहुत अच्छा रिसोर्स है, अवेलेबल है हमारे पास। सो क्या क्या होगा, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 215 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिस्टोरियंस हैं, क्या करते हैं, उनका काम ही यही है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो चीजें मिल जाए उनको असेंबल करके एक हिस्ट्री पब्लिश कर देना, बस। तो वो कौन कौन से एविडेंस जो है वो यूज करते हैं वो उन्होंने हमें बताया है। पहला है वो क्या देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि जैसे ही एक है ना, जैसे एक बात आती है कि हाँ, कि अगर मैं किसी को बोलूं कि यार तूने काम कितना किया है, बोला मैं सर मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, कर देख एक काम कर, बता मत, मुझे लिख के मुझे दे दे, जिससे क्या हो, आपको अपना काम पता आपने क्या किया और मुझे पता कि आपने क्या किया, क्योंकि कल को मैं तो बिना लिखा भूल जाऊंगा। तो अंग्रेज क्या समझते थे कि अगर कोई काम को है ना, अगर किसी ने कर लिया ना तो उसका रिकॉर्ड बनाते चलो कि आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, कि कल को अगर कोई फंस जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए ना तो इमीडिएटली हम उस रिकॉर्ड को निकाले, चेक करें, रिजल्ट निकाले और फ्री। तो इनका क्या मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है जितना भी, उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम करा और क्या क्या चल रहा है, और उसका वो रिकॉर्ड बनाते चलते थे। और प्रेजेंट में यही हो रहा है, हर चीज का वो ये मानते कि लिखित रिटन प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो जो काम किए गए हैं, क्योंकि इतने सारे याद तो रहेंगे नहीं, आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, तो क्या रिकॉर्ड बनाते चलो। तो वो जो रिकॉर्ड है वो आज हम पढ़ते हैं,
अब रिकॉर्ड में क्या होता था, कहीं भी एरिया में घूमने गए, कितने चीजें थी उसने लिख दी, तो एक तरह से हमें वहां पता लग गई बच्चा कल चल क्या रहा है, वहां पर कौन सी कंडीशन है, और जिसने ये रिकॉर्ड लिखा है उसका लिखने वाले का नीचे नाम होता था और उसकी डेजिग्नेशन होती थी किस पोस्ट पर वो है। तो इससे क्या है, हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड थे पढ़ने के लिए कि अच्छा ये सिस्टम हुआ था। उसके बाद सर्वेज बिकम इंपोर्टेंट। सर्वे की बात करूं, ये बहुत शानदार वाली बात है। सर्वेज इन द सेंस कि अंग्रेज थे ना, उनमें दिमाग तो था, ये मैं मानता हूं। दिमाग इन द सेंस कि जब वो यहाँ घुसे ना, उनका ये प्लान था कि हम क्या करेंगे, यहां से जितने भी जो लिक्विड करेंसी होगी, जितना भी गोल्ड वगैरह जितना होगा, हम वहां सब ले जाएंगे। उसके साथ साथ इनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इनके पास इतना सा सब कुछ नहीं, इनके पास तो बहुत सारा है। इन द सेंस कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, वो सोने के रूप में नहीं कहा जाता था। वो यहाँ की जो खाद्यान्न चीजें हैं, जो यहाँ का प्रोड्यूसिंग सिस्टम है, फसलें हैं, और यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और यहाँ मार्केट में जो वैल्यू है ना, उसके लेवल पे उसको कहा जाता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार सिर्फ इतना सा तो नहीं, हमें इनको आगे भी लॉन्ग टाइम के लिए इनको क्या इन पे क्या है, इनको दबाव बना के रखता है और यहाँ से लूट खसोट करनी है। तो उन्होंने क्या समझा, सबसे पहले रूलिंग सर्वेज करवाए। सर्वे इन द सेंस कितने लोग रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ करते हैं, जनसंख्या है ना, जो पॉपुलेशन रिकॉर्ड है ना, वो इन्होंने स्टार्ट करवाए। इससे पहले भी प्रमाण मिलते हैं, बट इन्होंने ऑफिशियली स्टार्ट करवाया था और इन्होंने देखा कि अच्छा इतने लोग हैं। उसके बाद सिर्फ ये रिकॉर्ड भी लिमिटेड नहीं था ना, इन्होंने देखी कि जो वहां की जमीनें हैं, भैया जो जमीनें हैं ना, वो कितनी कल्टीवेटेड हैं, कितनी नॉन कल्टीवेटेड हैं, और कौन कौन सी जमीनों को किस किस यूज में लिया जा रहा है। कौन चेक कर रहा है, ये अंग्रेज चेक कर रहे हैं। और कौन कौन से तरह की जो फसलें हैं वहां पे उगाई जा सकती है, कौन कौन सी पहले उग रही है, और किस किस फसलों की मार्केट में हाईएस्ट प्राइस पे वैल्यू हुई। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंडिगो नाम की एक फसल थी, उसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो बहुत ज्यादा थी। अब क्यों थी, क्योंकि ये उस बादाम की तरह जो हर जगह नहीं उगता, उगाएगा कैसे, किसी की हिम्मत नहीं होती इंडिगो उगाने की। अरे कौन किसान चाहेगा कि इंडिगो उगाऊं और मेरी जो जमीन है वो पुश्तैनी समय के लिए क्या हो जाए, बंजर हो जाए। कौन चाहेगा ऐसा, ऐसा कोई नहीं चाहता था, तो इसको नहीं उगाते थे। और जब इस नहीं उगती थी ना कहीं, तो मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि इनको केमिकल में, उनको क्लीन करने में, कपड़ों में, सब जगह यूज किया जाता था, मेडिसिन में भी यूज होता था, इसलिए उनकी जो वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और दूसरा रीजन क्या था कि इसको बहुत सारे लोग नहीं उगाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसे लैंड ढूंढे, सर्वेज करवाए, और ऐसी फसलें यहां लेके आए जो बाहर की फसलें थी और यहाँ नहीं थी पहले, वो फसलें यहां लेकर आए। तो कह सकते हैं कि इन्होंने अपने फायदे के लिए जो किया ना, बट वो हमारे लिए बाद में बेनिफिट रहा। वैल्यू ट्रैक्स इन्होंने बनाए किसके लिए, ताकि हम हमारा सामान जो स्पीडली है ट्रांसफर करवा सकते हैं, उनको करवा ले, ठीक है। अब बेनिफिट किसको हो रहा है, अपने को हो रहा है। ये चीजें इन्होंने करवाई। तो हमें क्या देखते हैं कि उनके जो सर्वेज करे हुए थे ना, वो भी हमारे लिए क्या थे, वो भी इंपॉर्टेंट थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब हमने देखा कि हाँ, इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत चीजें वो बताते हैं। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सेंस की थी, जितने भी उनके ऑफिसर्स थे ना, अब ये नहीं है कि ऑफिशियल है तो ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल रिकॉर्ड यूं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आते थे ना बाहर से, यूरोप से, वो सारे ऑफिसर से होते थे, ऑफिसर ग्रेड के। तो वो क्या करते थे, वो अपने रिकॉर्ड जो है ना वो बना के चलते थे कि ये नंबर 1 ऑफिसर है, ये तब पैदा हुआ था, उसने ये कर दिया और ये कर दिया और तब वो मर गया। उसके बाद ये ऑफिसर है, उसको यहाँ प्रमोशन हुआ, उसने ये कर दिया, इतने साल सर्विस की और इसने यहाँ देखा, 3rd ऑफिसर था। तो इनके खुद के फालतू से डॉक्यूमेंट थे, ये बताया उसने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या मिलता कि हाँ वहां की जमीन ऐसी है, ये भेजते थे रिकॉर्ड लिखकर कि इसने भेजा कि यहाँ की इतनी जमीन है जो कल्टीवेटेड है और इस जमीनों को हमें कब्जा कर लेना चाहिए। तो वो जमीनों जो रिकॉर्ड थे, वो वहां के डेवलपमेंट के जो रिकॉर्ड थे और वहां की जो फसलों के जो रिकॉर्ड थे, वो हमारे काम के। बाकी सब तो फालतू है। और ये चीज क्या नहीं बताते, अब इन द सेंस की ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, वो सब कुछ नहीं बताते। जैसे मैंने अभी कहा कि 90% उनकी फालतू चीजें वो होती थी, उसके बाद 10% जो चीजें हमारे काम की है।
इट मीन्स कि 90% हमारे जो काम का है ही नहीं, उसमें से हमें सिर्फ 10% चीजें जो हमें पता लग रही है, जो एक्चुअल की 90% चीजें हैं वो हमें इन रिकॉर्ड से पता नहीं लगती, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाते थे जो ही सर्वे करते जो इनके फायदे के होते थे। अब ऐसा थोड़ी है कि जो इनके फायदे का वो अपने फायदे का नहीं, अपने अपने तो सिर्फ 100% जितना वो वहां का था सब कुछ देखना होता है, हमें पढ़ने के लिए स्टडी है हमारी, तो इसलिए कहते हैं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है कुछ चीजें वो नहीं बता पाते। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। One important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. लिखना जरूरी था भैया। अब आपको लिखना है, ठीक है, नहीं लिखना है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो हम आपको एक राइटर दे देंगे जो आपके साथ रह के लिखेगा, बट लिखना इंपॉर्टेंट है। और मैं भी आपको बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राइटिंग है ना ये सच में, अब गलत सही पता नहीं, बट ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं, जो भी प्लान है, जो भी पॉलिसीज हैं और उनके अगेंस्ट जो डिसीजन लिए गए हैं, जो जो एग्रीमेंट हुए हैं आपके किसानों के, और जो जो इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है, हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। क्या करना है, उनको साफ तरीके से लिख के रखना है। और प्रेजेंट टाइम में पूरा विश्व में चलता है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि जो भी आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं एक संस्था के अंदर या फिर संस्था के बाहर, वो सारे रिटन होने चाहिए। इवन अगर हमें जॉब के लिए अप्लाई भी करना है ना, तो हमें क्या देना पड़ता है, पहले रेज्यूमे देना पड़ता है। हमारे अगर सिलेक्शन हो जाए तो हमें क्या मिलता है, एक ऑफर लेटर मिलता है, जिसमें हमारे लिए कुछ बेनिफिट लिखे होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ रूल्स लिखे होते हैं। तो वो चीजें हमें बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये इंसान यहाँ काम कर रहा है और ये इसको हायर किया गया है। तो वो क्या हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसमें सब चीजें संभाल के रखनी होती है। हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हर चीज जो है ना, ब्रिटिशर्स ने बोला लिखनी है भैया, कैसे भी हो आपको लिखनी, हर एक प्लान लिखना है। वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। कि जब ये चीजें एक बार हो जाएं, तो उनके बाद इन चीजों को प्रॉपरली इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, उसके बारे में डिबेट किया जा सकता है। यानी अगर इन्होंने किसी एक लैंड को लेकर प्लान बनाया कि उनको वहां खेती करवानी है, और इन्होंने लिख के आगे भेज दिया, है ना, एक इमेज से बता रहा हूं, लिख के आगे भेज दिया, अब वो वहां के किसान राजी नहीं हो रहे उस बात पर जो अंग्रेज उनको ऑफर दे रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा, ये डॉक्यूमेंट भेजा अपने ग्रुप में एक मीटिंग बुलाई, और ग्रुप में से 100 आइडियाज निकल के आए। उनमें से एक आइडिया ऐसा लगा कि हाँ ये अगर कर दे तो किसान मान जाए, तो वो आइडिया अप्लाई किया, फिर किसान मान गए। इट मींस क्या हुआ, सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब इन चीजों को लिखा जाता है, तो उनका मानना था इन पर प्रॉपरली हम स्टडी कर सकते हैं, इन पे अच्छी तरह डिबेट कर सकते हैं, और इनका जो रिजल्ट होगा ना, फिर वो एक रास्ता नहीं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होंगे उस काम को करने के लिए। So this conviction produced an administrative culture of memos, notings and report। और यही जो कल्चर था उनका, उन्होंने क्या करा, उसमें मेमोज आते थे, नोट करने आते थे, रिपोर्ट उनकी वो जारी होती थी, तो बहुत सारी चीजें आती थी, इनमें सब हम क्या देखते रिकॉर्ड। बट हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव का था, हमें पता होना चाहिए ना, तो ब्रिटिशर्स थे उन पे कौन कौन से रूल्स करते थे, वो क्या सोचते थे, है ना, कितनी हद तक उनकी जो थिंकिंग थी वो जा रही थी उस वक्त, और क्यों कौन कौन से जो षड्यंत्र थे वो चाह रहे थे कि हाँ ये ऐसा है। तो उसके साथ हमें बहुत सारी चीजें जो हैं हमें पता होनी चाहिए, हमारे इंडिया के बारे में वो पता लगती है इनके रिकॉर्ड के थ्रू। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। अब जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, लिखना जरूरी है, उनको संभाल कर रखना जरूरी है, डिबेट करना जरूरी है, डिबेट के लिए काम आएंगे। उसके बाद ये मानते थे कि जितने भी डॉक्यूमेंट है अभी के लिए काम के नहीं, हमारा काम हो गया तो उनको फेंको मत, जलाओ मत, उनको एक जगह स्टोर करके रख लो। फिर 10 साल बाद भी अगर कोई डिबेट हो गया ना, फाइल निकाली, खोला, प्रूफ दिखा दिया सामने। और वही सिस्टम सेम आज वर्ल्ड की हर गवर्नमेंट यूज कर रही है, क्योंकि वो सही है। अगर 10 साल पहले का रिकॉर्ड ढूंढना हो तो ये थोड़ी कर ले, वो तो जला दिया हमने, है ना, फाइल निकालो, ढूंढ के दिखा दो। तो ये मानते थे, इनका कहना था कि नहीं, क्या करेंगे हम ये करेंगे, संभाल के रखेंगे। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स। क्या कर रहा उन्होंने कि जब संभालने का आइडिया आया
तो ये आइडिया है भाई, कोई जगह तो चाहिए। क्या चाहिए हमें? एक जगह चाहिए रखने के लिए। क्या होना चाहिए? अलग से रूम होना चाहिए जिसमें हम संभाल के रखें। तो उनको बोला गया रिकॉर्ड रूम्स। क्या बोला गया? रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, जिनमें सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स है वो रखे जाते थे। एंड द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, the commissioner's office and the provincial secretaries, the law court all had their record room। और इनके बाद तहसीलदार तो था, वहां का कलेक्टर था, वहां का कमिश्नर था, और प्रोविंशियल सेक्रेटरी था, और लॉ कोर्ट थे जितने भी, उन सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। क्या होते थे? सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। और बात करें अभी की, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही है। आप एक सरकारी ऑफिस में जाओ, है ना, कभी जाना हो ना, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाना, नया नहीं हो, जो पुराना हो, वहां चले जाना विजिट के लिए, और वहां एक दो ऑफिस घूमना अंदर से, आपको दिखेगा वहां ऊपर डेस्क बनी हुई है, ब्रेक बने हुए हैं, जगह बनी हुई है, पोर्शन बने हुए हैं, और उनके पूरा का पूरा कमरा है ना सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए। लाल कपड़ों में उनके डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, कपड़ों में डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको 10 साल 15 साल 20 साल जब से वो स्टेबलाइज हुआ है ना, उस तक के डॉक्यूमेंट आपको वहां मिल जाएंगे, और शायद उससे भी पुराने हो क्योंकि रिकॉर्ड पहले के रखे हुए, सब मिल जाएगा। तो वो होते थे रिकॉर्ड रूम, जहां डाटा स्टोर करने के लिए, स्टोर प्रिजर्व चीजों को रखने के लिए वहां पर रखा जाता था उसको। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो स्टेबलाइज्ड टू प्रिजर्व इंपोर्टेंट रिकॉर्ड। आर्काइव्स जो है और म्यूजियम है, उनमें भी एक तरह से रिकॉर्ड ही तो है, पुराने अवशेष, जितने भी एविडेंस मिले हैं, जितने भी चीजें मिली हैं जो इंपॉर्टेंट है, और एक ही है, सिर्फ वही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो रखा जाता है म्यूजियम में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको रखा जाता है म्यूजियम के अंदर, ताकि सब उनको देख सके, है ना। और ये जो रिकॉर्ड है ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट और अथॉरिटी पर्सन ही उनको एक्सेस कर सकता है। बाकी जो आर्काइव्स और म्यूजियम्स है ना, वो सबके लिए पब्लिक एक्सेसिबल है। आप कभी भी जाओ म्यूजियम में, जाके देखो। और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि हर एक बच्चे को जो आपके आसपास या विजिटेबल जो म्यूजियम है वहां जाना चाहिए, वहां जाके देखो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं देखी होगी, और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें आपको, नई नई चीजें वहां जानने को मिलेगी। इवन वहां आपको एक गार्ड मिलेगा जो उन चीजों के बारे में आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करेगा कि वो चीज क्या है, उसके बारे में कहाँ मिला, क्या चीज है, और लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, और एक्चुअली हिस्ट्री में उसके बारे में क्या लिखा गया, सब कुछ बताएगा आपको। तो इवन क्या करना है, हमें उस म्यूजियम में जाना है, तो विजिट करना है। फिर आपको याद आएगा, अरे हाँ दीपक सिंह ने बोला कि जाना है हमें म्यूजियम में, तो देखो क्या पता लगा। So letters and memos that moved from one branch of administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। 19th century तक इनकी ब्रांचें बनी थी पहले, डॉक्यूमेंट सब भर जाते एक जगह, तो वहां से मूव करते थे। जैसे 10 साल पुराने रिकॉर्ड हो गए कोई भी, अब नए वाले हैं उसको तो वहां रखो, 10 साल पुराना इनका जो हेड ऑफिस है उसे भेज दो। हेड ऑफिस ज्यादा हो जाते थे, उनकी जो सीनियर हेड ऑफिस है, तो ब्रांच है मेन, वहां शिफ्ट कर देते थे, वहां बड़े बड़े रूम होते थे, और जितने रिकॉर्ड है सारे वो वहां जाके क्या करते थे, वो स्टोर कर देते थे। ये चलता रहता था उधर। तो उसी वजह से हमें बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे मिले जिनमें हमें चीजें जो चाहिए थी ना, हमें उस चीजों के बारे में वो क्लियरली हमें डिफाइन मिलती है। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड or the instruction and directives that were sent by officials at the top to provincial administration। है ना कि आप भी इस डॉक्यूमेंट जो है पढ़ सकते हो। अब इन सब चीजों के लिए अब जाने की जरूरत नहीं है। अब हम करते हैं डिजिटल सिस्टम। क्या करते हैं? डिजिटल सिस्टम। इंटरनेट है तो उसको यूज करो। डिजिटल में एक नेशनल लाइब्रेरी करके सर्च करना, नेशनल लाइब्रेरी करके उसके अंदर आपको जो भी बुक है उसकी फर्स्ट कॉपी जो है उसकी मिल जाएगी। जो भी एंशिएंट बुक है, जो भी बायोग्राफीज है, उनकी जो फर्स्ट कॉपीज है पुरानी वाली, वो सब आपको मिल जाएगी। यानी हर तरह की बुक्स है, हर तरह का जो राइटिंग्स है, ऑफिशियल्स हैं, जो पुराने म्यूजियम के रिकॉर्ड्स हैं, वो भी आपको वहां मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। नहीं तो मार्केट में आज
बुक्स अवेलेबल है, उन बुक्स के अंदर सारे रिकॉर्ड जो हैं वो प्रिंटेड दिए हुए होते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट हमें पहले सोचना होगा कि सर हमें पढ़ना शुरू करना है, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ कह देने से मतलब नहीं है, एक्चुअली उसको लाइफ में उसको हमें उतारना है कि हाँ हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of this record were printed as proceeding of each government department. कि जब प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी तब ये लोग क्या करते थे, ये कैलीग्राफिस्ट जो है उनको हायर करते थे और उनसे उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनवाते थे। क्या बनवाते थे? कॉपीज बनवाते थे। अब कॉपीज बनाने के लिए वो पर्सन जरूरी जिनकी हैंडराइटिंग सुंदर हो। तो ये सुंदर हैंडराइटिंग का जो कल्चर है वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो हैंडराइटिंग पे भी वर्क करना है। क्या करते थे वो, उनसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनवाते थे। क्यों? ताकि उनको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि एक कॉपी को सेव करके रखना पॉसिबल नहीं है, कभी फट जाए गुम जाए फिर। इसलिए वो कॉपीज बना के रखते थे ताकि अगर कोई एक डॉक्यूमेंट है वो खत्म हो जाए या फिर हमें एक जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको बचा के रखना है, तो हम उनकी कॉपीज जो है वो पब्लिश करवा दे दूसरे लोगों के लिए। तो इससे क्या होगा, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बच जाएगा और उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहेगा। तो इसलिए वो क्या करवाते हैं, कॉपीज बनवाते थे। पर जब प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, इन्वेंट हो गई, उसके बाद तो ये प्रिंटिंग एरिया बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गया। हर जगह छपने लगे, अखबार छपने लगे, कॉपी छपने लगी, इवन न्यूज़पेपर में सारे आर्टिकल्स आने लगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो अब न्यूज़पेपर में आने लगे। और आज तो वही आते हैं कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकला है वो पहले प्रिंट न्यूज़पेपर में आता है कि हाँ उनके लिए ये आदेश है। तो इजीली हमारे लिए क्या है, एक्सेसिबल है, इंटरनेट है उस पर एक्सेसिबल है, तो हर जगह ये एक्सेसिबल है, अपने लिए इजीली अवेलेबल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सो फिगर नंबर 4, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। 1920 के दशक में ये है नेशनल आर्काइव्स, यानी यहां पर सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे वो रखे जाते थे। यानी भारत के हर एक प्रांत से, हर एक टेरिटरी से जितने भी डॉक्यूमेंट आते थे वो यहाँ पर स्टोर करके रखे जाते थे। और इवन कहीं से भी कोई हमें एविडेंस चाहिए होता तो यहाँ आओ बताओ, और हमें वो वहां का प्रूफ जो है वो मिल जाता था। भारत में कहीं भी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ स्टोर किए जाते थे। When New Delhi was built, जब नया दिल्ली जो न्यू दिल्ली बनाया गया था, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceroy Place. This location reflect the importance these institutions had in British imagination. पहले क्या हुआ था, जब नया दिल्ली बना था ना, तो नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स ये जो वाइसरॉय का महल होता था उसके पास में ही बनाए गए थे। तो इसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि उन ब्रिटिशर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू क्या थी, उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो उनके लिए सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा हाईली क्या थे, हाईली नीडेड डॉक्यूमेंट्स थे और हाईली इंपॉर्टेंट, जो अपर लेवल के इंपॉर्टेंट है उनके लिए सब कुछ था। ये स्टोर किया हुआ सारा डाटा कोई तुम ये मानते थे कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमें पता लगता है उनकी इंपॉर्टेंस। तो फिर वही सब चल रहा है कल्चर अब तक, है ना। डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस है, शुरू से है, अब भी है, आगे भी रहेगी। सो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट। इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। Here is a sample of the kind of reports the Home Department got from the different dockyard. अब क्या हुआ था कि वहां पे डॉकयार्ड पे तो यहाँ के सैनिक थे ब्रिटिशर्स, वो उन सेनाओं को दबा रहे थे, वहां के जो वर्कर्स थे और जो रिवॉर्ड कर रहे थे उनको दबा रहे थे। तो क्या हुआ कि वहां के जो डॉकयार्ड थे वहां से आता था लेटर, ऑफिशियल लेटर आता था होम डिपार्टमेंट को कि देखो हमने वहां भी ये कर लिया, कब्जा कर लिया, वो कर लिया। उसके जो प्रिंटेड है वो हमें कुछ यहां दिखाए गए। तो ये पॉसिबल कब हुआ कि जब हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड थे कि उन्होंने प्रिंट करवाए, तभी तो हमें मिले, अदरवाइज ये करवाते नहीं फिर
इंपॉर्टेंट है ना इसलिए। सो बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे की न्यूज देखो, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड स्टेबलाइजमेंट, रॉयल नेवी शिप आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। सब तैयारी हो गई है, रॉयल शिप भी बस उसके हार्बर के बाहर है, बाकी हम सब तैयार है कब्जा करने के लिए। कराची 301 म्यूटिनीज आर अंडर अरेस्ट, इतने लोग जो हैं वो अंडर अरेस्ट किए जा चुके हैं, एंड फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड एंड आर टू बी अरेस्टेड, कि और भी विशेषज्ञ को है वो सस्पेक्टेड है और उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऑल स्टेबलाइजमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड, और अब ये जो चीजें हैं वो मिलिट्री गार्ड के कब्जे में है। रिपोर्ट आ रही है विजयकापत्तनम, the positions completely under control and no violence has occurred, military guards have been placed on ships and stabilizement, no further trouble is expect that a few men may refuse to work, कि कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने काम के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया है, उसके अलावा कोई सस्पेक्ट नहीं है, सब अंडर कंट्रोल में, सब पर हमने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। ये आए गए हैं अलग अलग जगह से रिपोर्ट, होम डिपार्टमेंट को अंग्रेजों के द्वारा भेजी रिपोर्ट है कि हमने कब्जा कर लिया है और ये सब हमारा काम जो है वो हो चुका है, अब कोई आवाज उठाने वाला यहाँ है नहीं। और यह है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस HQ हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर 5/21/46 होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमाण है। ये फाइल का डिस्क्रिप्शन कौन सी फाइल है वो, सर्वेज बिकम इंपोर्टेंट, कि सर्वेज थे वो भी इंपोर्टेंट थे, उसमें सर्वेज छोटा सा एग्जांपल है आपके सामने, अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770 बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्टेबलाइज्ड बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट। ठीक है, स्पेसमेन्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजेस, local artists were asked to draw picture of these specimens. Historians are now looking at the way such information was gathered and what is the information reveals about the nature of colonialism. यानी जो लोग यहाँ पर कब्जा करने आए थे उनके लिए वो मतलब एक वेल सेटल्ड मैन्यूअल लेके आए थे कि हमें क्या करना है, पूरे पे कब्जा करना है। तो वहां के जो प्लांट थे और जो नहीं है वहां उगाए जा सकते हैं वो बाहर से लेके आए थे। तो ये कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है, बाहर से लाया गया था और जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमें इसको ड्रॉ करना है। कस्टर्ड एप्पल, ये कस्टर्ड एप्पल है और कस्टर्ड एप्पल को हम क्या बोलते हैं, हम सीताफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, और दिवाली के समय हम इसकी पूजा भी करते हैं और यही कस्टर्ड एप्पल। तो ये आएगा था बाहर से, अब आर्टिस्ट ने बोला पिक्चर बनाए, बोला ये ड्रॉ करो, ये उगाए गए थे। मतलब बहुत सी चीजें जो बाहर से आई, जो अंग्रेज लेके आए थे। सो द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। जिन चीजों को एडमिनिस्ट्रेट करना है, जिन पर काम करना ही है, उन चीजों के बारे में हमें परफेक्टली पहले पता होना चाहिए कि वहां की कंडीशंस कैसी है ना। अभी अपना दिमाग यूज कर रहे हैं कि हमें जो, अगर हमें लूटना ही है तो क्यों ना हम पहले पता कर ले हम किस हद तक उनको लूट सके। तो इस बारे में बोल रहे कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बाय द अर्ली 19th century डिटेल सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट, मैप द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के बारे में बाय मैप चाहे बनाओ या मैप की स्टडी करो, ये साथ में काम करते रहते थे। वो मैप बना रहे थे, जो अनहिडन एरिया थे, जो हिडन एरियाज थे, जो इंडिया में मैप नहीं बनाऊंगा, जो एरिया थे, जैसे जैसे ये घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, वैसे 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 मैप में ये हाईलाइट कर रहे थे, मैप बना रहे थे पूरा का पूरा। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, द एफर्ट वाज टू नो टू टोपोग्राफी, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट seen as necessary to know about administrator the region. From the end of 19th century, census operations were held every 10 years. These prepared details record of the number of people in all the provinces of India. Nothing information on caste, religious and occupation.
there were many other surveys, botanical surveys, zoological surveys, archaeology surveys and anthropological surveys and forest surveys. अब क्या हुआ कि इनको करना था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इन्होंने क्या करा, जनसंख्या गणना, क्या करा, जनसंख्या गणना, यानी जो लोगों की काउंटिंग है वो स्टार्ट करी, वहां के चीजों के बारे में, टोपोलॉजी, वहां की कैसी टोपोग्राफी कैसी है, वहां की सोइल जो मिट्टी है कैसे, वहां का फ्लोरा फोना कैसा है, और कौन कौन सी लोकल हिस्ट्रीज हैं, एंड क्रॉपिंग पैटर्न, जो फसलों का पैटर्न है, कौन कौन से वेदर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, फिर कौन कौन सी फसलें बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, किसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो सब क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे और सबकी रिपोर्ट्स बना रहे थे। उसके बाद क्या करा, 19th सेंचुरी के एंड तक उन्होंने जनसंख्या जो था वो काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दी, और जो कि हर 10 साल में करवाई जाती थी, है ना, सभी लोगों के लिए कि इंडिया में कौन कौन रह रहा है, जिसके अंदर कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन को लेकर कोई भी जो प्रूफ थे वो नहीं मिलते। किसको लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर, यानी जितने भी सर्वे रिपोर्ट थे वो सिर्फ इनके काम के थे और इन्होंने अपने हिसाब से उनको डिजाइन किया था। फिर उसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर बोटेनिकल सर्वेज मिलते हैं, जूलॉजिकल सर्वेज मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे मिलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे मिलते हैं, यानी सिर्फ वो सर्वेज करने हैं जो हमारे काम के। और इन सर्वेज को करके क्या करेंगे, इन सर्वेज को करके हम ये जानेंगे कि अच्छा यहाँ की जमीन ऐसी है, यहाँ फसलें कौन सी है, और किन किन फसलों का जो हम बिजनेस कर सकते हैं, किन किन फसलों पर हम टैक्स लगा सकते हैं, और कौन कौन चीजें जो है हमें क्या करनी चाहिए, अपने फेयर में कर लेनी चाहिए। इसके लिए क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, है ना, चोरी के लिए भी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लूट खसोट के लिए भी। सो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब ये जो फोटो है ना, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप, किसने बनाई है, जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, ये जेम्स प्रिंसेप वही है जिसने अशोका के अभिलेख जो है वो पढ़े हैं, है ना, सम्राट अशोक थे, उनकी जो राइटिंग थी लिखे हुए, किस भाषा में लिखे हुए, उन्हीं राइटिंग को पढ़ने वाला इंसान है जेम्स प्रिंसेप। कौन है, जेम्स प्रिंसेप, याद रखिएगा। In 1832, note how all the instruments that were used in surveys are placed in the foreground to emphasize the scientific nature of the project। यानी देखो, इन्होंने अपने बढ़िया से टेंट लगा रखे हैं, सब में ज्योग्राफिस्ट बैठे हैं, मैप बना रहे हैं, इनके सर्वे के वो क्या पढ़े हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, ये सर्वे कर रहा है, देख रहा अच्छा लेवल सही तो है, जमीन का कितना लेवल, कितना, पूरी डीप स्टडी करने ही है, वो भी साइंटिफिक एरा में, सारी मशीनें, कंपास पड़े हुए, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ ऐसे हैं, मतलब कि उन्होंने कंक्यूर करने के बाद किसकी कितनी हद तक इसकी डीप स्टडी करी है, ये सब चीजें होनी चाहिए। सो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ओके, सो सेकंड है द रेबल्स ऑफ 1857, 1857 का। अब ये चीज क्या बताती है, ये जो टॉपिक था ना ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, क्या चीजें हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते। इस फोटो में एक अंग्रेज ने बनाया ये फोटो। अब वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि यहाँ जो भारतवासी है ना वो लूट खसोट के लिए आए हैं, इसके लिए लूटने के लिए आए, और वो क्या है, वो बागी हैं। बागी क्या होता है, बागी मतलब जो किसी के अनफेयर में काम करे, नहीं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी थी नहीं कि उनके फेयर में कोई हो, है ना, तो वो क्या बोलते थे कि जितने भी लोग हैं ना, ये दूसरे लोग जो बगावत कर रहे हैं वो सारे बागी हैं। तो यहाँ एक 1857 का एक विद्रोह दिखाया गया है। इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट, द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट, ये बताता है उसका सिनेरियो, उसकी एक फिलोसॉफिकल, एक मानसिक तो कंडीशंस है ना, वो मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है मेरे को तो, है ना, उसकी मेंटली कंडीशन बता रहा है। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सर्वल्स illustrated books produced by the British after 1857 rebellion. The caption at the bottom says, "Mutineers sepoys share the loot." In British representations, the rebels appears as greedy, vicious and brutal. क्या बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं, किनको, अंग्रेजों को लूट रहे हैं, और वो लालची हैं, वो विशियस है और ब्रूटल है, कोई काम का नहीं है। सिर्फ ये जो किए गए हैं सारे कारनामे, ये लोगों को
अपनी वे से डाइवर्ट करने के लिए किया गया, ताकि अंग्रेज ये साबित कर सके कि नहीं देखो हम कितने सिविलाइज्ड हैं और तुम कितने क्या हो, इलिटरेट हो। और इन्होंने हर बुक में ऐसा ही सिस्टम दिया है जो 1857 के विद्रोह के पहले उसके बाद से लिखी गई थी किताबें अंग्रेजों की, जो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी दूसरा पैटर्न एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि उनकी मानसिकता कितनी पत्थरनुमा थी, कि मतलब कहीं ये चीज आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो सिर्फ ये कर रहे थे बेवकूफ बनाने के तरीके से, ताकि हम इनको कितना बेवकूफ बना सके और कितना इनको डीपली जो है वो लूट सके, सिर्फ इसलिए ये सारे कर रहे थे। तो ये पिक्चर हमें बताती है उस एक अंग्रेज अफसर पेंटर के बारे में जिसने इसको बनाया है। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस वेस्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने कहा, ये जो रिकॉर्ड है ये बताते हैं हमें बहुत सारी चीजें, बताते कि अच्छा ये हुआ, ये हो गया सर, वो हो गया सर, ये हो गया, ठीक है बताते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं जो उन्हीं अफसरों के लिखे गए जो अपनी मानसिकता अपने हिसाब से बता रहे हैं, है ना। जो हमने यहाँ देखा ना कि किस तरह के लोग हैं, वो जो अपनी मेंटल एबिलिटी क्या सोचते हैं कि बस हम ही सबसे महान है, बाकी सारे बेवकूफ हैं। तो उनके रिकॉर्ड जो आप पढ़ रहे हो ना, तो हमें ध्यान से पढ़ने चाहिए कि क्या पता कहीं कचरा लिखा हुआ मिल जाए। So they tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for prosperity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. मतलब ये कह रहा है कि ये चीजें हमें ये तो बताती है कि वो ऑफिशियल्स थे, वो क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, क्या करते थे, क्या करेंगे, कौन सी उनकी मानसिकता थी, क्या वो इच्छा रखते थे, बट वो कभी ये नहीं बताएंगे कि जो दूसरे लोग थे वो कैसा महसूस करते थे, क्या वो चाहते थे, और उनका जो बैकग्राउंड था, उनके एक्शंस थे, उनके पीछे का जो रहस्य था कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, उनके पीछे की जो रीजन था वो कभी नहीं बताएंगे। पता है सबको लूटने के लिए आए, बताएंगे पोल नहीं घुस जाएगी, इसलिए नहीं बता रहे। सो फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। अब उन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेगी दूसरी जगह। क्योंकि देखो अब जब मैं कह रहा हूं आपको कि सब चीजें हमें इस रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, तो वो चीजें कहां मिलेगी वो भी तो बतानी जरूरी है कि सर अगर इनके रिकॉर्ड इतने फर्जी हैं तो दूसरे हमें कहां मिलेंगे पढ़ने के लिए, हमें पता लगे कि हमारा देश का जो इतिहास है वो ऐसा रहा, चलेगा पता। सो when we begin to search for these other sources we find them in plenty। इतने रिकॉर्ड मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलेंगे। तो दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, है ना, जो थोड़ी सी हार्ड होते हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, हमारे पास लोगों की डायरीज है, सब लोगों की, मतलब अब तो डायरी थोड़ी लिखते होंगे, अब यूं थोड़ी कि बस हमारी टीम में सिर्फ मैं एक ही डायरी लिखता हूँ, बहुत भी लिखते होंगे डायरीज। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, जो वहां काम करने आते थे, जो वहां घूमने आते थे, बाहर से आने वाले ट्रैवलर भी आते हैं, इससे ना फोटो कैमरा दिख जाते हैं, फोन यहाँ दिखते, कैमरा लेके घूमते रहते हर वक्त, फोटो खींचो। तो उनके पास क्या है, प्रूफ से अभी के, क्या इनके पास इन्होंने नहीं लिखा होगा क्या, अरे वाह ये सुंदर दृश्य, अति सुंदर, और मैं इन दृश्य को देखकर मोहित हो गया। उनकी डायरीज है, उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, और उनकी जो बुक्स है उन्होंने जो पब्लिश करी है, मेरी भारत यात्रा, उनमें हमें इनका जिक्र मिलेगा। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज, जितने भी इंपोर्टेंट लोग रहे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज, और एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, और जो बुकलेट थी जो बाजार में बिकती थी उनके रिकॉर्ड भी हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, और जैसे जैसे प्रिंटिंग मीडिया आगे बढ़ा, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, न्यूज़पेपर आने लगे, डिबेट होने लगी, एंड लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स wrote to spread their ideas, their poets and novelists wrote to express their feelings। जितने भी नॉवेल्स थे, जितने भी एक्सपर्ट थे राइटिंग वाले, वो अपने जो आइडियाज थे, जो अपनी फीलिंग्स थे वो शेयर करते थे। अब क्या होता है, आज भी हम देखते हैं कि जब भी कुछ टाइम बाद नॉवेल्स पब्लिश होती है जिसमें पुराना कोई रिकॉर्ड है, हजारों साल पहला या फिर
250-300 साल पहला जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनकी फोटो मिल जाती है हमें। क्या ये फिर उसके नीचे उसका एक्सप्रेशन दिया रखा था, ये तब का रिकॉर्ड है, अभी मिला, तब मिला, कब मिला, आते हैं ना। तो क्या करे, जैसे कोई रिकॉर्ड मिलता है ना, वो ऑन द स्पॉट न्यूज़पेपर पब्लिश हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमें वो चीजों को, बहुत सारी चीजों को समझने में मदद मिलती है। इसलिए न्यूज़पेपर उसमें सबसे ज्यादा हेल्प मिलते हैं। लाइब्रेरी में जाओ आप कभी, वो लाइब्रेरी नहीं जो अभी बन रही है, वो लाइब्रेरी नहीं होती, वो सिर्फ पढ़ने के लिए जगह होती है। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी मतलब क्या होता है एक्चुअल में, लाइब्रेरी मतलब वो जगह है जहां आपको पढ़ने के लिए ऑलरेडी बुक्स मिलेंगी, और वो बुक्स पढ़ने के लिए जो प्लेस होता है वो लाइब्रेरी होता है। और अभी हम जिसको लाइब्रेरी कह रहे हैं वो लाइब्रेरी नहीं है, वो सिर्फ एक पढ़ने के लिए जगह है। तो जो एक्चुअल लाइब्रेरी है ना, ओल्ड लाइब्रेरी या फिर कोई म्यूजियम में लाइब्रेरी हो, उन लाइब्रेरी में आप जाओ, वहां आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनकी पूरी की पूरी बुक मिलेगी। इवन वहां आपको नॉवेल्स मिलेंगी, इवन न्यूज़पेपर मिलेंगे जिसमें वो कुछ आर्टिकल्स हैं उस टाइम के प्रिंटेड मिलेंगे आपको, जिससे पढ़कर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो अबाउट इंडियन हिस्ट्री। और उन्हीं सबको गैदर करके ये बुक्स बनाई गई है। और डीप में जाना है तो वहां जाके पढ़ो, सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। सो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये आर्टिकल था एक। और न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हियर इज ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस स्ट्राइक इन 1946। एक पुलिस स्ट्राइक हुई थी, उसकी ये रिपोर्ट है। पुलिस स्ट्राइक क्या हुई थी कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन का मतलब क्या है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे ना, तो उन्होंने क्या करा था, कुछ ऐसे दफ्तरों में, मतलब उनकी कामचोरी और पॉलिसी की वजह से कुछ खाना जो था वो उस लेवल का था जिनको इंसान नहीं खा सकता। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस ने स्ट्राइक कर दी वहां पर ब्रिटिश टाइम की, और उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें मिलता है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसको आपके सामने पेश किया गया है। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे। क्या हुआ था, थर्सडे के दिन लगभग 2000 पुलिस वालों ने खाना खाने से मना कर दिया मॉर्निंग, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज। किसके अगेंस्ट था, उनकी कम तनख्वाह के अगेंस्ट था, एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन। और पुलिस लाइन के किचन से जो फूड उनको सप्लाई किया जा रहा है उसकी जो क्वालिटी थी वो थर्ड क्लास क्वालिटी थी, है ना, जिसको इंसान तो खाए ना और फिर वो भी ना खाए। As the news spread to the other police stations, the men there also refused to take food. और जैसे जैसे जो न्यूज थी वो फैलने लगी, कैसे फैलेगी, न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है, मीडिया है, वो फैलाएगी उसको। तो जैसे जैसे फैलने लगी ना, तो वहां लोगों ने भी क्या करने, खाना खाने से रिफ्यूज कर दिया। सो वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड, एक ने कहा, द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन, जो पुलिस लाइन किचन से हमारे पास फूड सप्लाइड किया जा रहा है, इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं है। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट, यानी कि जो कैटल्स हैं वो भी उस दाल और उस चपाती को नहीं खाएंगे जो हम खाते हैं। कब आया था ये, हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर उसकी कटिंग है 22 मार्च 1946 की ये न्यूज है, जब 2000 पुलिस वालों ने क्या कर दिया था, स्ट्राइक कर दिया था। किसके चलते, वो लो क्वालिटी थर्ड क्लास फूड के चलते, कि उनको जो फूड दिया जा रहा है, सैलरीज दिया जा रहा है, वो लो क्वालिटी की है, लो सैलरीज और थर्ड क्लास फूड दिया जा रहा है, स्ट्राइक है। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया, ये न्यूज जो प्रिंटिंग मीडिया था उससे, ऑफिशियल रिकॉर्ड से, उनसे पॉसिबल हो पाया। All these sources, however, were provided by those who were illiterate. Sorry, who were literate. अब देखो मजे की बात, अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी शायद, कि जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड थे ना, वो सारे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही आए थे, या फिर वही लिखने वाले थे। अब जो नहीं पढ़ने लिखने वाले, यानी जिनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उनका क्या, उनका भी तो होना चाहिए कुछ। So from these we will not able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants. तो इस बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत कम प्रूफ्स हैं कि वहां के जो ट्राइबल्स थे और वहां के जो किसान थे उनकी जिंदगियां कैसी थी। The workers in the mines or the poor on the streets.
कि जो खानों में काम करते थे, कोल मिल और में काम करते थे, और जो गली में काम करने वाले जो गरीब थे उनकी जिंदगी कैसी थी। सो गेटिंग टू नो देयर लिव्स इज मोर डिफिकल्ट टास्क, और उनके जीवन के बारे में जानना, क्योंकि वो सोशल वर्ग में इतना इंपॉर्टेंस नहीं थे उन लोगों के लिए जिनके बारे में वो लिख रहे थे, और ट्रेवलर्स जो थे वो भी कम चीजों के बारे में ध्यान देंगे, क्योंकि वो अगर गरीबी पे लिखे तो इतना डीप में नहीं लिख पाएंगे जितना हमको नॉलेज चाहिए। बट हाँ, कुछ कुछ तो हमें मिलता है, बट ये भी जो मिलता है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। Yet this can be done if we make a little bit of effort, कि थोड़ा एफर्ट लगाएं तो हमें वो चीज मिलेगी। Sorry, when you read this book you will see how this can be done। और ऐसा नहीं कि मिले नहीं है, सब एविडेंस है हमारे पास, सब कुछ है, बट पढ़ना भी जरूरी है। तो ये था इंट्रोडक्टरी चैप्टर, कि जिसमें हमने ये सब देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि ये हुआ वो हुआ, और चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट चैप्टर से क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से वन बाय वन चीजों को है ना हम स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, कि देखो ये चल रहा है, फिर आपके सामने जितने भी एविडेंस रहे वो सब आपके सामने होंगे, और हम वो चीजें जिनको हम बोल रहे डिफिकल्ट टास्क है वो हम पढ़ने वाले, कि कैसे हमने उन चीजों को क्या करा, देखा, पढ़ा और फिर आगे पब्लिश करा। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, क्योंकि यहां पर क्लास 6 से लेकर 12th तक कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स है, जो आपके और आपके दोस्तों के काम आने वाली चीजें। दूसरा, यहां फ्री ऑफ कॉस्ट, बताया तो मैं आपको, पहली बार भारत में, इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सही सुन रहे हो ना आप, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस कंप्लीट कोर्स, क्योंकि शायद बहुत कम में से या फिर कोई नहीं होगा जो चैनल पर कंप्लीट कोर्स जो है वो डालता हो, क्योंकि क्या करते हैं सब 40-50% डालते हैं, फिर वो पेड कर देते हैं। अपने ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट कोर्स फ्री है, एक्सेसिबल है एनी टाइम, कभी भी के लिए। बस आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you so much for watching.